फाइनल के पेपर में 1 महीना रह गया, उसके अभी तक लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं हुए। मतलब ये तो वर्स्ट सिनेरियो है। तो उसके अंदर 1.5 महीने के अंदर हमारा 70% कोर्स C52 को कंप्लीट हो जाता है। तो ये सेम टेक्निक रखें कि यार ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, इनको पहले रिवीजन करना है। जो आप लिख रहे हैं क्या वो सही लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, क्या इस सवाल के लिए मुझे किताब उठानी चाहिए थी। इस एरिया के ऊपर भी सवाल आ सकता है, लीजेस के ऊपर भी सवाल आ सकता है, रेवेन्यू के ऊपर भी सवाल आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फाइनल के पेपर में 1 महीना रह गया और जो इस वक्त बच्चों को सबसे ज़्यादा मसला हो रहा है वो ये हो रहा है कि यार कैसे रिवीजन करें और किस तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाएं। और बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर इसके ऊपर थोड़ा सा आप गाइडेंस प्रोवाइड कर दें। देखें 3 किस्म की जो मैंने कन्वर्सेशन वगैरह देखी, जो बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, इस वक्त है ना मार्केट में 3 किस्म का बच्चा घूम रहा है। पहला वो है कि उसने अब उसके अभी तक लेक्चर्स ही कंप्लीट नहीं हुए। मतलब ये तो वर्स्ट सिनेरियो है, सही है कि उसका लेक्चर ही कंप्लीट नहीं हुए। दूसरा एक मॉडरेट लेवल का बच्चा है कि यार ठीक है लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, प्रैक्टिस वगैरह नहीं करी, रिवीजन वगैरह नहीं करी है। तीसरा वो है जो मुझमें और आप में से है ही नहीं ना, मतलब उसकी प्रैक्टिस भी कंप्लीट है, उसने लेक्चर्स भी सारे कंप्लीट कर लिए। मैं कोशिश ये करूँगा कि इस वीडियो में मैं तीनों चीज़ों के ऊपर, इन 3 सिनेरियोज़ के ऊपर आपको एक स्ट्रेटजी बता दूँ कि किस तरीके से आपने लेके चलना है। और आप मतलब और ये वीडियो जो ओवरऑल है ना, लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल बेस्ट सिनेरियो में, जो बेस्ट सिनेरियो बच्चा वाला होगा जिसने रिवीजन भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, तो उसको मैं प्रैक्टिस की गाइडेंस दे रहा हूँ वो आपके लिए भी रेलिवेंट होगी, सही है, जो वर्स्ट सिनेरियो में फॉल कर रहा होगा। तो देखिए यार जो वर्स्ट सिनेरियो है ना कि यार लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए और 1 महीने बाद पेपर है, सही है। तो यार देखें जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है ना, जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है, वो बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो रिमेनिंग टाइम है ना, जो रिमेनिंग टाइम है, आप सबसे पहले ये देख लें कि यार आपका जो सब्जेक्ट है ना उसमें कितना % कोर्स आपका रह गया जिसके आपने लेक्चर नहीं देखे। ठीक है, सबसे पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये 8 टॉपिक है, ये 9 टॉपिक है जिसके लेक्चर्स मैंने अभी तक नहीं देखे। और उसके बाद आप ये देख लें कि यार इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से, सही है, जो IQAP की ग्रेड है उसको में से बैठ के एनालाइज कर ले कि यार इसमें से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल C52 कॉर्पोरेट लॉ का जो मैं एक स्मार्ट प्लान आप लोगों को देता हूं, तो उसके अंदर 1.5 महीने के अंदर हमारा 70% कोर्स C52 को कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चे का जब माइंडसेट C52 में ये बना हुआ होता है कि यार बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और बहुत टाइम ले लेता है और पूरा साल लग जाता है, लेकिन जब वो स्ट्रेटजी उसको बताए कि यार ये जो 3 ग्रेड्स हैं जो कि हमारी आराम से 30 घंटे के अंदर, 25 घंटे के अंदर हो सकती है और पेपर 60-70 नंबर का पेपर इसमें से आ रहा होता है, तो इसको पहले कवर करते हैं, उसके बाद हम कंपनीज एक्ट और शेयर्स की तरफ चलते हैं और वो बच्चों को एक स्ट्रेटजी समझ आती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका C52 का पेपर है और आपके लेक्चर्स मिसिंग है, तो आप ये देख लें कि अगर आप अगले 7-10 दिन शेयर्स के लेक्चर बैठ के देखेंगे तो आपकी कवरेज शायद 25%, 20%, 15% हो रही होगी। लेकिन वही 25-30 घंटे के लेक्चर्स अगर आपने फॉर एग्जांपल NBFC के देख लिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के देख लिए, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के देख लिए, बैंकिंग ऑर्डिनेंस के देख लिए, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के देख लिए, कॉम्पिटिशन एक्ट के देख लिए, तो आपकी वेटेज 60-65% पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो थोड़ा सा आप ये देख लेंगे जो रह गया है उसमें से अब जो टाइम, देखें टाइम लिमिटेशन है ना, जब टाइम लिमिटेशन है तो उस टाइम को आप कहाँ पे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं जिसपे आपको ये ज्यादा मिले, जिसपे आपको बेनिफिट ज्यादा मिले, जिसपे पास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। सही, अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप कोई चीज छोड़ के जाएंगे और इंपॉर्टेंट पे फोकस करेंगे, जरूरी नहीं कि आप पास हो जाए, लेकिन जो अभी सिचुएशन है उसके लिए या तो आप ये पास्ट पे आप पछतावा करते रहें, दूसरा ये जो अवेलेबल टाइम है उसमें एक एफर्ट कर लें, क्या पता इंशाल्लाह पेपर पास हो जाए। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। सेकंड चीज, फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर एडवांस ऑडिट है और आपके लेक्चर्स बहुत ही कम लिए हुए आपने और आपने लेक्चर्स कंप्लीट नहीं करे हुए, तो एक ऑप्शन जो है फॉर एग्जांपल वो वर्कशॉप का है। ठीक है, आप एक काम, अगर आपने पेपर देना है, पेपर अटेम्प्ट करने का माइंड कर लिया और आपको लगता है कि नहीं यार मैं अभी लेक्चर्स कंप्लीट नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, तो फिर दूसरा अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि यार आप ये कर लें कि आप फॉर एग्जाम्पल जो लाहौर वर्कशॉप था वो एक काफ़ी प्रिसाइज था और अच्छी एक्सटेंसिव, मतलब 80-90% कवरेज थी और पास पेपर्स भी अच्छे खासे हुए थे। उसमें मतलब 30-40 घंटे लगा के ना, 40-30-40 घंटे का लेक्चर है मेरे ख्याल से वो, उससे बच्चों को एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि यार ये ऑडिट है और एक कवरेज अच्छी हो जाएगी। फिर 2-3 दिन इंशाल्लाह मजीद वो मेहनत करेगा तो चांसेस हैं कि वो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल तो अगर किसी सब्जेक्ट का कोई वर्कशॉप अच्छा अवेलेबल है आपके पास जिसमें वो 30-40 घंटे के अंदर चीज़ें कवर्ड हो रही है, तो आप उसके तरफ चले जाएं। सेकंड चीज़, अगर एक बच्चा ऐसा है जो हमारा मॉडरेट सिनेरियो है कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं करी है, या मेरी उसको सजेशन ये होगी कि आप प्रैक्टिस करने से पहले आप एक बार रिवीजन कर लें। सही है, एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लें और प्रॉपर रिवीजन करने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल अगर FFR है या एडवांस ऑडिट है, अब आपने ओवर द 6 मंथ्स 8 मंथ्स तक आपने लेक्चर्स कंप्लीट करे, आपने साथ पास पेपर्स वगैरह भी देखे, अब आप बैठ के फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस रह गई, खुद से जो प्रैक्टिस करनी होती है वो रह गई है, तो अब आप बैठ के कंसोलिडेशन का सवाल उठा के बैठेंगे या लीज का सवाल उठा के बैठेंगे या फॉर एग्जाम्पल रिस्क का सवाल उठा के बैठेंगे या कोड ऑफ एथिक्स सवाल उठा के बैठेंगे, तो जाहिर सी बात है आपसे शायद उस लिहाज से नहीं हो रहे होंगे जिस लिहाज से होने, उस टाइम पे नहीं हो रहे होंगे जिस टाइम पे होने चाहिए। तो फिर एक काम ये करें यार कि फौरन से रिवीजन कर लें एक बार अच्छे से,
कोर्स को घुमा लो और वही सेम टेक्निक रखें कि यार ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, इनको पहले रिवीजन करना है, उनके बाद इन एरियाज पर आना है, ताकि जो टाइम है हमारे पास उसको आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकें और फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के 2-3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको खुदा का वास्ता सामने रखेगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके पास ये होना चाहिए कि आप ये देख लें कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2-3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, जो आप लिख रहे हैं क्या वो सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, आंसर्स को कंपेयर करते रहें। फिर उसके बाद दूसरा कि जो आप लिख रहे हैं क्या वो टाइम पे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, उसके ऊपर साथ साथ उसको मैनेज करते रहें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर ओपन बुक है, लेट्स से लॉ का पेपर है, एडवांस ऑडिट है, FFR है, कोई ओपन बुक पॉलिसी पेपर है, तो क्या इस सवाल के लिए मुझे किताब उठानी चाहिए थी, किताब को रेफर करना चाहिए था, यस या नो। अगर मैंने किताब रेफर करी तो क्या ये मेरा डिसीजन सही था या गलत था। खुदा का वास्ता इस चीज़ के ऊपर लाजमी साथ साथ प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि मैंने 100 सवाल की प्रैक्टिस कर ली तो मैं पास हो जाऊंगा, नहीं, प्रैक्टिस का कतई ये मतलब नहीं होता। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि 3-4 डायनेमिक्स होते हैं प्रैक्टिस के जो आपने देखनी होती है। पहले जो चीज़ लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो, तो जो 3-4 डायनेमिक्स मैंने आपको बताई है उसके ऊपर फोकस करेगा, ये प्रैक्टिस कहलाती है। सही है, प्रैक्टिस कभी भी ये नहीं कहलाती कि मैंने फॉर एग्जाम्पल पिछले 6 टाइम के पास पेपर्स जो है वो बैठ के कर लिए या फिर उसको मैंने एक बार देख लिया, ये नहीं। जितना प्रैक्टिस लिख के करिएगा। तीसरी चीज़, वो बच्चा जो मुझ में और आप में से नहीं है, जो कि लेक्चर भी कंप्लीट कर चुका है, प्रैक्टिस भी कर चुका है, उसके लिए मुझे गाइडेंस ये है, सबसे ज़्यादा टेंशन भी उसी को हो रही होती है बिकॉज इतना कुछ करने के बाद भी खुदा ना खासा वो फेल ना हो जाए। उसके लिए एक छोटी सी गाइडेंस ये है कि देखें यार, अगर आपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए, एक बार कोई रिवीजन करें और उसके बाद प्रैक्टिस जो आपने करी है ना, तो जो आपने कुछ अच्छे सवालात आइडेंटिफाई करे होंगे उसको एक बार देखें और अपने सवालात की कवरेज को थोड़ा सा बढ़ा दें। एडवांस ऑडिट का अगर पेपर आप देने जा रहे हैं तो आप MS1 के कुछ क्वेश्चंस देख लें। FFR अगर आप दे रहे हैं तो आप MS1 के कुछ क्वेश्चंस देख लें, तो थोड़ी सी अपनी कवरेज को है ना एक्सटेंड कर दें। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिस पे आप जितनी प्रैक्टिस कर लें कम है। फॉर एग्जाम्पल रिस्क और प्रोसीजर का जो सवाल है एडवांस ऑडिट में, तो इसके अंदर रिस्क और प्रोसीजर का आपने 4-5 अटेम्प्ट के पास पेपर्स देख लिए होंगे, 6-8 अटेम्प्ट के पास पेपर्स देख लिए होंगे, आपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। तब उसकी जब मजीद प्रैक्टिस करनी तो रिस्क और प्रोसीजर में गुंजाइश बहुत ज़्यादा है ना, कि इस एरिया के ऊपर भी सवाल आ सकता है, लीजेस के ऊपर भी सवाल आ सकता है, रेवेन्यू के ऊपर भी सवाल आ सकता है, तो इसके ऊपर गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। जब गुंजाइश बहुत ज़्यादा तो कोशिश करें कि आप उसके ऊपर थोड़ी सी और एक्सटेंसिव एफर्ट्स करें कि यार अगर इसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा तो ये रिस्क हो सकता है, ये प्रोसीजर हो सकते हैं। सही है, तो कोशिश करें कि उस लिहाज से चीज़ों को थोड़ा सा और जहाँ पे गुंजाइश ज़्यादा है, गुंजाइश को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। और प्रैक्टिस के अंदर वही जो मैंने आपसे बात की थी, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट से डिलीवर करो, किताबें रेफर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऐसा बच्चा है जिसकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, प्रैक्टिस कर चुका है और लॉ C-FAP2 कॉर्पोरेट लॉ ले रहा है, ठीक है, C-FAP2 कॉर्पोरेट लॉ का पर्चा है उसका, तो C-FAP2 कॉर्पोरेट लॉ में भी अगर आप देखें तो यार गुंजाइश बहुत बनती है बिकॉज ओपन बुक पॉलिसी में पिछले 5-6 टाइम से हुई है, तो उससे पहले पेपर का पैटर्न ही अलग था, पिछले 2-3 साल से पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो चूंकि गुंजाइश ज़्यादा बनती है तो वो चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जब रिवाइज कर रहा हो, चीज़ों को देख रहा हो, तो थोड़ा सा मजीद एनालाइज करेगा यार ये चीज़ यहाँ से लिंक हो रही है, इसके साथ मिलकर एक सवाल आ सकता है, ये चीज़ ICAP ने कभी नहीं पूछी है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि ICAP इससे मिला के एक सवाल पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल NBFC के अंदर भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर अलग भी कानून है, तो यार एक दोनों से मिला के चीज एक आ सकती है। सही है, एमलगेमेशन के बारे में NBFC में भी लिखा हुआ है, एमलगेमेशन के बारे में अलग से कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है, दोनों से मिला के सवाल आ सकता है और एक दो टाइम पहले इसके ऊपर सवाल आया भी है। सही है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये कहता है, पब्लिक सेक्टर रूल्स ये कहता है, यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे सिमिलैरिटीज हैं, ये चीज COCJ में कवर्ड है, ये चीज पब्लिक सेक्टर में कवर्ड नहीं है। उस माइंडसेट से फिर चीजों को देखना स्टार्ट करें तो फिर इंशाल्लाह उसकी मतलब पास होने की प्रोबेबिलिटी इंशाल्लाह और बढ़ जाएगी। सही है, तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें कि थोड़ा सा ये देखें कि ये चीज़ मजीद यहाँ से लिंक्ड हो रही है, ये चीज़ वो है जो कि एग्जामिनर ने अभी तक पूछी नहीं है, इसको इसके साथ मिला के पूछ सकता है, इसके साथ चीज़ों को देख सकता है। तो इस तरीके से आप कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। लेकिन अगेन यार देखें, अगर तो ये तहिया कर लिया है ना कि यार पेपर देना है, तो फिर उसके बाद जो पुराना हो गया उससे सबक सीखिएगा, अगली अटैम्प्ट में ना करिएगा। लेकिन अगर जो आपके पास टाइम बचा है ना, तो जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, तो कोशिश करिएगा कि उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करिएगा। टाइम जो है वो टाइम लिमिटेड है। सही है, लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे टाइम है, तो इस लिमिटिंग फैक्टर टाइम को आप किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्टली एफिशिएंटली उसको करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फाइनल में इंशाल्लाह वर्कशॉप कंडक्ट करूँ जिसके अंदर एडवांस ऑडिट हो गया लेट से, तो इसके ऊपर कुछ अच्छे सेशंस हो जाएंगे। लॉ के अंदर जो बच्चों को एक नॉर्मली चूँकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी सिलेबस है, तो जो मेरी इंशाल्लाह इस बैच के लिए एक मेरा टारगेट है और जो बच्चा भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी तरीके से 8-10 घंटे 12 घंटे में इस पूरे लॉ के कोर्स को हम इंशाल्लाह समेटेंगे। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। Thank you so much.